रावी ने यह तकनीक अपनाई। जब भी उसे कोई डर लगता, वो खुद से 3 सवाल पूछता। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, उससे मैं कैसे निपटूंगा? और तीसरा, अगर सब सही रहा तो क्या मिलेगा? धीरे धीरे उसने पाया कि ज्यादातर डर उतने बड़े नहीं थे जितना वो सोचता था, और अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। यही तो हैरिस का मंत्र है, रियलिटी इज ऑफ्टन काइंडर देन इमेजिनेशन, यानी असलियत अक्सर हमारी कल्पना से ज्यादा दयालु होती है। अब लेखक एक और गहरी बात करते हैं, रिस्क टॉलरेंस, यानी जोखिम झेलने की क्षमता। यह हर व्यक्ति में अलग होती है। कुछ लोग आसानी से अनिश्चितता झेल सकते हैं, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह क्षमता स्थिर नहीं है, इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मांसपेशी ट्रेनिंग से मजबूत होती है, वैसे ही रिस्क टॉलरेंस छोटे छोटे प्रयोगों से बढ़ती है। रावी ने तय किया कि वो हर हफ्ते एक छोटा रिस्क लेगा। एक दिन उसने अपनी ऐप में एक नया फीचर जोड़ा जो उसे डराता था, पेमेंट गेटवे। उसे लगा अगर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो यूजर का पैसा फंस सकता है। पर उसने पहले छोटे स्तर पर टेस्ट किया, कुछ भरोसेमंद दोस्तों से फीडबैक लिया। नतीजा, सब ठीक रहा। उस दिन उसे पहली बार लगा कि डर घटता है जब आप उसके सामने ठहरते हैं। हैरिस भी यही कहते हैं, एक्सपोजर रिड्यूसेस फियर, यानी किसी डर के सामने बार बार जाने से उसका असर कम होता जाता है। अब रावी सिर्फ तकनीकी नहीं, भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा था। उसके भीतर एक आत्मविश्वास पनप रहा था। वो अब अनिश्चितता को दुश्मन नहीं मानता था, बल्कि एक गेम की तरह देखता था। जैसे हर बार नया लेवल आता है, नया रिस्क होता है, पर हर जीत के साथ खेल और दिलचस्प हो जाता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क की असली कला माइंडफुलनेस से जुड़ी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और डर को ध्यान से देखते हैं तो हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। वो लिखते हैं, अवेयरनेस टर्न्स रिएक्शन इनटू रिस्पॉन्स, यानी जागरूकता प्रतिक्रिया को जवाब में बदल देती है। इसका मतलब है, पहले जो हम डर के दबाव में घबरा जाते थे, अब हम सोच समझकर जवाब देते हैं। रावी ने ध्यान लगाना शुरू किया। दिन में 10 मिनट बस सांसों पर ध्यान देता। उसे लगा जैसे धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतर रही है, और उस शांति से पैदा हो रहा था क्लैरिटी, साफ समझ कि कौन सा रिस्क लेना है, कौन सा छोड़ना है। अब जिंदगी में एक और मोड़ आया। रावी की ऐप को एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर से कॉल आया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं। यह सुनकर वो खुश तो हुआ, लेकिन मन में हल्की घबराहट भी थी। क्या मैं तैयार हूं? अगर सब बिगड़ गया तो? उसने वही 3 सवाल दोहराए। सबसे बुरा क्या? निवेश न मिले, उससे कैसे निपटूंगा? फिर भी ऐप रहेगी। और अगर सब सही रहा तो सपना हकीकत बन जाएगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, चलो करते हैं। हैरिस कहते हैं, एवरी बिग लीप इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल कैलकुलेटेड स्टेप्स, यानी हर बड़ा छलांग कई छोटे सोच समझकर उठाए गए कदमों से बनती है। रावी के लिए भी यही था। उसने खुद पर भरोसा किया, अपने डर को साथ लिया और आगे बढ़ गया। अब लेखक इस हिस्से के अंत में एक गहरा विचार देते हैं, रिस्क रिवील्स हु यू आर, यानी रिस्क हमें नहीं बदलता, वो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। रावी को भी यही एहसास हुआ। वो अब खुद को किसी डरपोक या सीमित इंसान की तरह नहीं देखता था। अब वो खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता था जो डर के बावजूद चलता है, और यही असली जीत है। रात को जब उसने अपनी मां से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा, अब तू बहुत बदल गया है। रावी मुस्कुराया, नहीं मां, मैं वही हूं, बस अब डर मेरा साथी है। और सच कहें तो यही रिचर्ड हैरिस की किताब का तीसरा सबक है, डर से लड़ो मत, उसे समझो। जब हम अपने डर की आवाज को ध्यान से सुनते हैं तो वो हमें रोकता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। और रावी अब उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां हर रिस्क के पीछे एक नई संभावना थी, हर असफलता के बाद एक नई समझ, और हर कदम के साथ एक नया विश्वास। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, ना आगे दिखता है, न पीछे लौटने का मन करता है। लेकिन यहीं पर जोखिम की असली परख शुरू होती है। रिचर्ड हैरिस इस चौथे हिस्से में कहते हैं कि असली जोखिम वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो जो छिपा होता है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे निर्णय लेने की आदतों में और हमारे डर में। समझे,
डर ही वो चीज है जो हमें रोकती है, पर वही डर अगर ठीक से समझ लिया जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। देखिए, हैरिस कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो तरह के दिमाग काम करते हैं, एक जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और दूसरा जो धीरे धीरे सोचता है। पहले को वो कहते हैं फास्ट ब्रेन और दूसरे को स्लो ब्रेन। जब हम सड़क पर चलते हुए किसी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं, वो फास्ट ब्रेन है। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमें किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नौकरी बदलना या किसी बिजनेस में पैसे लगाना, तब स्लो ब्रेन की जरूरत होती है। पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे समय में भी फास्ट ब्रेन से ही काम लेते हैं, यानी जो पहले दिमाग में आया वही मान लिया और फिर बाद में पछताते हैं। हैरिस कहते हैं, रिस्क इज नॉट द एनिमी इज आवर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यानी असली दुश्मन जोखिम नहीं, बल्कि वो झूठा भरोसा है जो हम खुद को देते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। और सच कहें तो यही भरोसा हमें बार बार गलती करने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, जब राहुल, हमारी कहानी का वही आम आदमी, अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान चला रहा था, तो उसे लगा कि उसे सब आता है। मार्केट क्या चाहता है, ग्राहक क्या खरीदेंगे, सब पता है उसे। लेकिन जब अचानक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट बदल दिया तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा ये बदलाव तो अस्थायी है, वो संभल जाएगा। लेकिन नहीं, असल में वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। अब जरा सोचिए, हम सब ऐसा ही करते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से चल रही होती हैं तो हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होता है तब हमें एहसास होता है कि हम तो बस किस्मत के बहाव में तैर रहे थे। हैरिस कहते हैं, असली समझ यही है कि कब कंट्रोल करना है और कब छोड़ देना है, और ये सीखने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। वो एक बेहद दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करते हैं। लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को बताया गया कि उन्हें एक गेम खेलना है जिसमें उनकी जीत उनकी स्किल पर निर्भर करेगी। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि जीत पूरी तरह किस्मत पर होगी। दोनों ने बराबर कोशिश की, लेकिन पहले ग्रुप के लोग हारने पर ज्यादा निराश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया, जबकि असल में परिणाम तो रैंडम था। यही है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसने सोचा कि मार्केट की मंदी उसके खराब निर्णय की वजह से है। वो बेचैन रहने लगा, नींद उड़ गई। लेकिन जब उसने हैरिस की किताब पढ़ी तब उसे समझ आया कि हर गिरावट उसकी गलती नहीं होती। कुछ चीजें दुनिया के बड़े पैमाने पर घटती हैं और हमें सिर्फ अपनी दिशा सही रखनी होती है। हैरिस इस हिस्से में कॉग्निटिव बायस यानी सोचने की गलतियों की भी चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग कई बार हमें गलत दिशा में ले जाता है क्योंकि वो पुराने अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करता है। जैसे अगर किसी को एक बार स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ तो वो मान लेगा कि मार्केट हमेशा खतरनाक है, या अगर किसी ने किसी व्यक्ति से एक बार धोखा खाया तो वो सभी पर शक करेगा। ये सोच हमारी सुरक्षा बढ़ाती नहीं, बल्कि हमारी संभावनाएं घटा देती है। राहुल को भी यही एहसास हुआ जब उसने फिर से एक नई दिशा में कदम रखने का सोचा। इस बार उसने अपनी दुकान ऑनलाइन लाने का निर्णय लिया, लेकिन डर था कि कहीं पिछली बार जैसी गलती न दोहरा दे। तब उसे याद आया हैरिस का वो लाइन, फियर इज यूजफुल व्हेन इट प्रोटेक्ट्स यू बट डेडली व्हेन इट पैरालाइजेस यू। डर तब काम का है जब वो हमें सावधान करे, लेकिन जब वही डर हमें रोक दे तो वो झर बन जाता है। तो राहुल ने इस बार डर को दुश्मन नहीं, सलाहकार बनाया। उसने कहा, ठीक है, डर है तो इसका मतलब है कि यहां कुछ नया है, कुछ बड़ा सीखने का मौका है। और उसने धीरे धीरे शुरू किया। एक छोटा वेबसाइट बनवाई, कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़ा और देखा कि कैसे धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। हैरिस इस बात पर भी जोर देते हैं कि जोखिम लेना मतलब अंधा कूदना नहीं होता। रिस्क टेकिंग इज नॉट रेकलेसनेस। ये समझदारी से गणना करके लिया गया निर्णय होता है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम तब होता है जब हम सोचते हैं कि कोई जोखिम नहीं है। और ये लाइन कितनी सटीक बैठती है। जब राहुल अपनी पुरानी दुकान में बैठा रहा, उसे लगा सब सुरक्षित है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे डूब रहा था। सुरक्षा का भ्रम ही सबसे बड़ा खतरा था। अब सवाल आता है, हम इस भ्रम से कैसे बाहर निकलें? हैरिस कहते हैं, आंखें खोलो, चीजों को जैसा है वैसा देखने की आदत डालो।
जैसा मन चाहता है वैसा नहीं। वो एक तकनीक बताते हैं, द आउटसाइडर्स व्यू, मतलब किसी भी स्थिति को ऐसे देखो जैसे तुम उसमें शामिल नहीं हो, जैसे किसी और को सलाह दे रहे हो। इससे भावनाएं कम होती हैं और निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। राहुल ने यही किया। उसने अपने बिजनेस को तीसरे व्यक्ति की नजर से देखना शुरू किया। क्या ये वाकई टिकाऊ है? कहां सुधार की जरूरत है? कौन सा कदम सिर्फ आदत से उठाया जा रहा है और कौन सा सच में फायदेमंद है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ चीजें जिनसे वो चिपका हुआ था अब छोड़ने का वक्त आ गया है। यहां हैरिस एक और दिलचस्प बात कहते हैं, सेफ्टी इज ऑफ्टन जस्ट अनदर वर्ड फॉर स्टैग्नेशन, यानी सुरक्षा का मतलब कई बार ठहराव भी होता है। और ये बात दिल को छू जाती है, क्योंकि हम में से कितने लोग सिर्फ इसलिए वहीं अटके रहते हैं क्योंकि उन्हें नया रास्ता डरावना लगता है। राहुल के लिए भी यही मोड़ था। उसने समझ लिया कि अगर उसने अब बदलाव नहीं किया तो वो बस धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। इसलिए उसने जोखिम को अपनाया, लेकिन इस बार सोच समझकर। उसने कॉन्टिंजेंसी प्लान्स बनाए। अगर वेबसाइट फेल हुई तो क्या करेगा? अगर बिक्री घट गई तो वैकल्पिक रास्ते क्या होंगे? यानी अब डर भी था, पर दिशा भी थी। हैरिस कहते हैं कि जब आप जोखिम को सच में समझ लेते हैं तो वो आपको डराता नहीं बल्कि सिखाता है। हर रिस्क के अंदर एक सबक छिपा होता है, बशर्ते हम उसे देखने की हिम्मत रखें, और यही असली ग्रोथ है। अब जब राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जो पहले सोचता था कि सुरक्षित रहना समझदारी है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सीखा कि जोखिम लेना यानी अपने अंदर के डर को स्वीकार करना, लेकिन उसे अपने फैसले पर हावी न होने देना। रिचर्ड हैरिस हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जोखिम से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि समझ ही सुरक्षा है। और जब आप खुद को और अपनी सीमाओं को समझने लगते हैं तब दुनिया भी आपके लिए थोड़ी कम डरावनी लगने लगती है। शाम के वक्त राहुल अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों को देख रहा था। अब वो पहले वाला डरा हुआ आदमी नहीं था। अब वो जानता था कि हर दिन थोड़ा रिस्क है, लेकिन हर रिस्क के साथ एक नया मौका भी है। हवा में हल्की ठंड थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान, वो मुस्कान जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने डर को जीतना नहीं बल्कि उससे दोस्ती करना सीख लिया हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है। हम वही कर रहे हैं जो सालों से करते आ रहे हैं, वही लोग, वही दफ्तर, वही चाय का कप, वही बातें। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी होती है। क्या बस इतना ही? और यहीं पर रिचर्ड हैरिस हमें पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जोखिम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें असफलता का डर नहीं बल्कि पहचान खोने का डर होता है। हु विल आई बी इफ आई फेल, यानी अगर मैं हार गया तो मैं रहूंगा कौन? और ये सवाल बड़ा भारी होता है। देखिए, असल डर किसी एक घटना का नहीं होता बल्कि उस तस्वीर का होता है जो हम अपने बारे में बनाते हैं। जब वो तस्वीर हिलती है तो हम बिखर जाते हैं। हैरिस कहते हैं कि रिस्क इज द स्पेस बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कुड बिकम, यानी जोखिम वो जगह है जहां आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दूसरे को देखते हैं और आपको तय करना होता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। राहुल की कहानी में अब चीजें थोड़ी दिलचस्प हो चुकी थीं। उसका ऑनलाइन बिजनेस चल निकला था, लेकिन साथ ही अंदर एक नया डर जन्म ले चुका था। अब अगर ये सब फेल हो गया तो लोग कहेंगे कि उसने पुराना बिजनेस छोड़कर गलती की। परिवार भी सवाल उठाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद को फिर से खड़ा कर पाएगा? यही वो क्षण था जहां उसे हैरिस की ये लाइन याद आई, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्टिंग डिस्पाइट इट। यानी हिम्मत डर का न होना नहीं है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ जाना है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब बातें तो सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असल में कैसे किया जाए? हैरिस इस अध्याय में यही सिखाते हैं। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। डर को समझना मतलब उसकी जड़ तक जाना। वो कहते हैं, नेम योर फियर एंड यू टेक अवे इट्स पावर। अपने डर का नाम लो, उसे पहचानो, तभी वो तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देगा। राहुल ने एक नोटबुक में लिखा, मुझे डर लगता है कि मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। फिर उसने अपने आप से पूछा, और अगर हो गया तो? जवाब आया, तो मैं कुछ और करूंगा, और अगर वो भी नहीं चला तो मैं सीखूंगा और फिर कोशिश करूंगा।
धीरे धीरे उसने देखा कि उसका डर अब पहले जितना भारी नहीं रहा, क्योंकि जब डर का नाम ले लिया जाए तो वो धुंध की तरह छुंटने लगता है। हैरिस बताते हैं कि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चाहता है कि सब तय हो, सब साफ हो, लेकिन जिंदगी कभी साफ नहीं होती। सर्टेनिटी इज अ लाई वी टेल आवरसेल्व्स टू फील सेफ, वो लिखते हैं। यानी निश्चितता एक झूठ है जो हम खुद को सुकून देने के लिए बोलते हैं, और यही झूठ हमें कमजोर बनाता है। राहुल अब समझ गया था कि उसे सर्टेनिटी नहीं, क्लैरिटी चाहिए। फर्क क्या है? सर्टेनिटी मतलब सब पता हो, कहां पहुंचना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, जबकि क्लैरिटी मतलब बस इतना पता हो कि अगला कदम क्या है। हैरिस कहते हैं, यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। यानी पूरी सीढ़ी दिखने की जरूरत नहीं, बस अगला पायदान दिखना काफी है। इस सोच ने राहुल को बदल दिया। अब वो हर सुबह अपने नोट्स में लिखता, आज का एक कदम। कभी वो किसी ग्राहक से बात करता, कभी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ता, कभी सिर्फ अपने डर के बारे में सोचता और उसे शब्दों में उतारता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर छोटा कदम भी जोखिम का हिस्सा है, लेकिन वो वही है जो रास्ता बनाता है। हैरिस इसमें इंक्रीमेंटल रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, मतलब एकदम बड़े कूद की बजाय छोटे छोटे सोचे समझे कदम लेना। वो कहते हैं, स्मॉल रिस्क्स बिल्ड द मसल फॉर बिग रिस्क्स, यानी छोटे छोटे जोखिम ही आपको बड़े निर्णयों के लिए तैयार करते हैं। जैसे राहुल पहले छोटे स्तर पर ऑनलाइन बेचने लगा था, फिर धीरे धीरे उसने इन्वेंटरी बढ़ाई। उसने किसी दिन एकदम सब कुछ दांव पर नहीं लगाया। उसने डर के साथ तालमेल बैठाया, उसे झटका नहीं दिया। अब बात आती है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे करें। हैरिस कहते हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा असहज करे, कुछ ऐसा जो आपके कंफर्ट जोन से 1 इंच बाहर ले जाए। हो सकता है वो किसी से ईमानदारी से अपनी बात कहना हो या किसी नई चीज में हाथ आजमाना, लेकिन ये माइक्रो रिस्क्स धीरे धीरे आपको साहसी बनाते हैं। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने पुराने सप्लायर से सीधी बात की, पहली बार बिना डर के। उसने ग्राहकों से फीडबैक मांगा। पहले उसे लगता था कि अगर लोग शिकायत करेंगे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, लेकिन अब उसे लगा कि यही असली सुधार का रास्ता है। और जैसे जैसे उसने छोटे जोखिम लेना शुरू किए, वैसे वैसे उसके अंदर का डर सिमटता गया। हैरिस कहते हैं, एवरी एक्ट ऑफ करेज रीवायर्स योर ब्रेन फॉर कॉन्फिडेंस, यानी हर बार जब आप हिम्मत दिखाते हैं, आपका दिमाग आत्मविश्वास का नया रास्ता बनाता है। ये सुनकर राहुल मुस्कुरा पड़ा। उसे लगा वो अब सच में बदल रहा है। पहले जो डर उसकी सांस रोक देता था, अब वही डर उसे आगे धकेलने लगा था। एक और दिलचस्प बात, हैरिस कहते हैं कि समाज हमें हमेशा सुरक्षा की तरफ धकेलता है। माता पिता कहते हैं, सुरक्षित नौकरी लो, दोस्त कहते हैं, रिस्क मत लो, अभी टाइम नहीं है, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि सुरक्षा ही समझदारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना रिस्क के कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता। वो कहते हैं, सिक्योरिटी इज ऑफ्टन जस्ट फियर डिस्गाइज्ड एज विजडम, यानी सुरक्षा कई बार बस डर होता है जो समझदारी का रूप धारण कर लेता है। अब राहुल ने इस बात को दिल से मान लिया। उसने समझ लिया कि जब तक वो जोखिम नहीं लेगा, तब तक वो अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचेगा। उसने अपने नए प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक फर्क था। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि तैयार था। उसने हर संभावित गलती की लिस्ट बनाई, हर खतरे के लिए बैकअप प्लान बनाया। उसने जोखिम को एक दुश्मन नहीं, बल्कि पार्टनर की तरह ट्रीट किया। और यहीं पर हैरिस एक गहरी बात कहते हैं, रिस्क डजंट डिस्ट्रॉय यू, डिनायल डज, यानी जोखिम नहीं, बल्कि उससे इनकार आपको तोड़ता है। अगर आप मान लें कि सब कंट्रोल में है, तो जब झटका लगेगा आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सब कुछ अनिश्चित है, तो आप हर बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। राहुल अब वही इंसान नहीं था जो पहले दुकान के कोने में बैठा डरता था। अब वो रोज थोड़ा डरता था, लेकिन उस डर के साथ जीना सीख गया था। उसे अब समझ आ गया था कि रिस्क लेना कोई अलग चीज नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन कुछ न कुछ नया दांव पर होता है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी उम्मीदें, और इन्हें लगाना ही असली जिंदगी है। रात के सन्नाटे में जब वो अपने लैपटॉप पर बिक्री का ग्राफ देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि असल सफलता पैसों में नहीं, उस शांति में है
जो डर से परे होती है। वो मुस्कुराया और बोला, शुक्र है, मैंने डर को दुश्मन नहीं माना। रिचर्ड हैरिस इस अध्याय के आखिर में लिखते हैं, द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट फियर बट टू डांस विद इट। यानी मकसद डर को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ नाचना सीखना है। और यही लाइन राहुल की जिंदगी का मंत्र बन गई। उसने सीखा कि जोखिम कोई तूफान नहीं जिसे झेलना पड़े, बल्कि एक लहर है जिसे सवार होकर पार किया जा सकता है। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और राहुल अपने लैपटॉप पर कुछ आंकड़े देख रहा था। स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। वो शांत था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, डरने की वजह नहीं। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था, अब आगे क्या? उसने जोखिम लेना सीख लिया था, डर को समझ लिया था, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि क्या जोखिम सिर्फ अपने लिए लेना ही काफी है? क्या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? यही वो सवाल है जिस पर रिचर्ड हैरिस अपनी किताब के अगले हिस्से में बात करते हैं। वो कहते हैं, ट्रू रिस्क इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट पर्पस। यानी असली जोखिम जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी मकसद के लिए होता है। और ये लाइन सुनते ही जैसे राहुल के अंदर कुछ हिला। उसे याद आया कि उसने बिजनेस शुरू तो किया था अपने परिवार के लिए, लेकिन अब वो कुछ और चाहता था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखे। देखिए, हैरिस यहां एक बहुत गहरी बात करते हैं। जब तक हमारा जोखिम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी सिर्फ खुद के लिए, तब तक उसमें डर बना रहता है। लेकिन जब वही जोखिम किसी बड़े मकसद से जुड़ता है, तो डर पीछे हट जाता है। वो कहते हैं, फियर श्रिंक्स व्हेन पर्पस एक्सपैंड्स। यानी जब आपका मकसद बड़ा होता है, तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। अब आप सोचिए, कितनी बार हमने किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि हमें लगा क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वही काम अगर किसी बड़े लक्ष्य या दूसरों के भले से जुड़ जाए, तो हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। यही फर्क है सिर्फ जोखिम लेने और मकसद के लिए जोखिम लेने में। राहुल के मन में अब यही घूम रहा था। उसने अपने बिजनेस को एक कदम आगे बढ़ाने का सोचा, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि उन छोटे कारीगरों के लिए जो उसके शहर में सिलाई का काम करते थे, लेकिन जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उसने ठान लिया कि वो अपनी वेबसाइट को सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक मंच बनाएगा जहां लोकल कारीगरों को भी जगह मिले। यही उसका नया पर्पस था। अब ये आसान नहीं था। परिवार बोला, फिर से रिस्क ले रहे हो, पिछले बार तो मुश्किल से संभला था। दोस्तों ने भी ताना मारा, भाई अब तो आराम कर, हर बार नया क्यों सोचते हो? लेकिन राहुल मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अगर किसी चीज के पीछे मकसद साफ हो, तो दुनिया की शंका आवाज खो देती है। हैरिस कहते हैं, पीपल फियर फेलियर बिकॉज दे थिंक इट डिफाइंस देम, बट फेलियर इन परस्यूट ऑफ पर्पस रिफाइंस देम। यानी जब आप किसी बड़े मकसद के लिए असफल होते हैं, तो वो आपको गिराता नहीं बल्कि गढ़ता है। राहुल अब यही जी रहा था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, कारीगरों से मिला, उनकी कहानियां सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये जोखिम अब सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन जैसे हर नई शुरुआत में होता है, मुश्किलें भी आईं। वेबसाइट के खर्च बढ़ गए, कुछ ऑर्डर फेल हुए और टीम में भी मतभेद शुरू हो गए। राहुल को कई रातों तक नींद नहीं आई। एक बार तो उसने सोचा कि छोड़ दे, लेकिन फिर उसे हैरिस का वो वाक्य याद आया, When you feel like quitting, remember why you started। यानी जब हार मानने का मन करे तो याद करो शुरुआत क्यों की थी। उसने वही किया। अपने नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई कारीगर अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा सके। ये लाइन देखकर उसे फिर से जोश आ गया। हैरिस इस अध्याय में एक और जरूरी बात करते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ रिस्क। वो कहते हैं कि जितना बड़ा आपका मकसद होगा, उतना बड़ा आपका डर भी होगा, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए ज्यादा है। लेकिन यही डर आपकी ताकत बन सकता है अगर आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। राहुल ने डर को ईंधन बना लिया। हर बार जब कोई चुनौती आती, वो खुद से कहता, अगर मैं डर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। यहां हैरिस एक और दिलचस्प चीज बताते हैं, रिस्क क्रिएट्स मीनिंग। यानी जोखिम ही जीवन को मायने देता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो उत्साह कहां रहेगा। उन्होंने लिखा,
वी डोंट फाइंड मीनिंग बाय अवॉइडिंग अनसर्टेनिटी, वी फाइंड इट बाय वॉकिंग थ्रू इट। यानी अर्थ हमें अनिश्चितता से बचकर नहीं बल्कि उसके बीच से गुजरते हुए मिलता है। अब राहुल ये बात हर दिन महसूस कर रहा था। पहले उसे लगता था कि सफलता का मतलब स्थिरता है, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। लेकिन अब वो जानता था कि स्थिरता तो भ्रम है और असली जिंदगी वही है जहां हर दिन थोड़ा जोखिम हो, थोड़ा नया सीखने का मौका हो। एक शाम जब वो अपने कारीगरों की मीटिंग में बैठा था तो एक बुजुर्ग दर्जी ने कहा, साहब, आपने हमें उम्मीद दी है। राहुल का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद पहली बार उसकी मेहनत का असली फल मिला है, पैसे नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान। यही तो था रिस्क विद पर्पस। हैरिस इस बिंदु पर एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं कि कभी कभी लोग मकसद के नाम पर भी अंधे हो जाते हैं। वो कहते हैं, पर्पस विदाउट रिफ्लेक्शन बिकम्स ऑब्सेशन। यानी अगर मकसद को सोच समझकर नहीं जिया गया तो वही आपको खा सकता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वो इतने जुनून में आ गया कि परिवार को वक्त देना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। एक रात उसकी पत्नी बोली, तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहे हो, पर हमारी? ये सुनकर राहुल को झटका लगा। वो समझ गया कि उसने फिर वही गलती कर दी। इस बार डर नहीं बल्कि मकसद ने उसे निगल लिया था। हैरिस कहते हैं, इवन पर्पस नीड्स बैलेंस। यानी मकसद भी तभी टिकता है जब वो संतुलन में हो। जोखिम का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मिटा दें, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर और बाहर दोनों दुनिया को जोड़ सकें। तो राहुल ने कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। वो पहाड़ों में गया, अकेले रहा, सोचा, और वहीं बैठकर उसने लिखा, जोखिम वो नहीं जो सबको दिखता है, बल्कि वो जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करे। जब वो लौटा तो उसने अपने बिजनेस में बदलाव की। अब वो टीम के लिए छुट्टियों का सिस्टम लाया, कारीगरों के बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू की और हर महीने एक दिन नो वर्क डे रखा जहां सब सिर्फ बातें करते थे, डर, उम्मीद और सपनों के बारे में। अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, वो एक नेता बन चुका था। वो इंसान जो समझता है कि जोखिम लेना मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। रिचर्ड हैरिस इस हिस्से को यहीं समेटते हुए कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क इज लव। यानी जोखिम का सबसे ऊंचा रूप प्रेम है, क्योंकि जब आप किसी चीज या इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तो आप खुद को खोल देते हैं। आप फिर से चोट खा सकते हैं, असफल हो सकते हैं, पर यही तो असली जिंदा होना है। राहुल अब इस बात को जी रहा था। उसे अब डर नहीं था कि वो फेल होगा, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो शुरू किया है वो सिर्फ उसका नहीं, कई जिंदगियों का सपना है। रात को जब उसने अपनी दुकान की लाइट बंद की तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा कह रहा हो, जोखिम में ही रोशनी है। वो शाम कुछ अलग थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा था, कॉफी का मग हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और ही भागा जा रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से वह रिस्क को नए नजरिए से देख रहा था। रिचर्ड हैरिस की किताब ने उसके अंदर एक हलचल सी मचा दी थी। पहले उसे लगता था कि रिस्क मतलब डर, खतरा, नुकसान, लेकिन अब वह समझ रहा था कि रिस्क का मतलब जीना भी है। असली रिस्क तो वही है जहां दिल तेज धड़कता है और दिमाग कहता है क्या होगा अगर, और उसी क्या होगा में जिंदगी छिपी है। देखिए, रिचर्ड हैरिस इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रिस्क इजंट जस्ट अबाउट डेंजर, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। यानी रिस्क सिर्फ खतरा नहीं होता बल्कि मौका भी होता है। और यही तो फर्क है डरपोक और बहादुर इंसान में। डरपोक रिस्क को खतरा समझकर भागता है और बहादुर उसी खतरे में मौका ढूंढता है। अर्जुन को याद आया कि कुछ साल पहले जब उसने अपनी जॉब छोड़ी थी तो हर कोई बोला था, पागल है क्या, आज के टाइम में जॉब छोड़ता कौन है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी, अगर नहीं छोड़ा तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। और वही रिस्क उसकी सबसे बड़ी सीख बन गई। रिचर्ड बताते हैं कि रिस्क का सामना करने से पहले इंसान के दिमाग में 3 तरह की लड़ाई चलती है, इमोशन की, लॉजिक की और सोशल प्रेशर की। पहले डर लगता है, अगर असफल हुआ तो। फिर दिमाग कहता है शायद सही वक्त नहीं है, और आखिर में समाज कहता है लोग क्या कहेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन
हमें रिस्क लेने से रोक देता है। लेकिन असली रिस्क लेने वाले वो होते हैं जो इन तीनों को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने फैसले से दूर रखते हैं। एक बार लेखक ने लिखा, वी ओवर एस्टिमेट द डेंजर एंड अंडर एस्टिमेट आवर एबिलिटी। यानी हम अक्सर खतरे को ज्यादा बड़ा बना देते हैं और अपनी क्षमता को छोटा समझ लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अर्जुन ने खुद देखा था, जब उसने स्टार्टअप शुरू किया तब उसे लगा कि यह सब उसके बस का नहीं, लेकिन जब उसने पहला छोटा क्लाइंट हासिल किया तब एहसास हुआ कि डर असलियत नहीं, एक कल्पना था। और जब उसने उस कल्पना को चुनौती दी तब रास्ते खुलने लगे। अब सोचिए, आप रोजाना कितनी बार रिस्क लेते हैं? सड़क पार करते वक्त, किसी नए इंसान से बात करते वक्त या कोई नया काम सीखते वक्त। पर इन छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क तो है ही, लेकिन हम उनसे डरते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इनका नतीजा मालूम है या इतना बड़ा नहीं लगता। पर जब बात बड़ी होती है, जैसे करियर, प्यार, पैसे या पहचान की, तब हम ठिठक जाते हैं। रिचर्ड कहते हैं, रिस्क फील्स बिगर व्हेन आइडेंटिटी इज एट स्टेक। यानी जब हमारी पहचान, हमारा मैं दांव पर लगता है, तब रिस्क और भारी लगने लगता है। अर्जुन को याद आया, जब उसने पहली बार किसी बड़े इन्वेस्टर के सामने पिच की थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर नहीं था कि वो पैसे नहीं देगा, उसे डर था कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो खुद को नाकाम समझेगा। लेकिन फिर उसने रिचर्ड की एक बात याद की, फेलिंग एट रिस्क डजंट मेक यू अ फेलियर, इट मेक्स यू अवेयर। और उस दिन से उसने असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लिया। हर ना एक दिशा दिखाने लगी। लेखक इस भाग में बताते हैं कि रिस्क लेने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, डर को पहचानना। दूसरा, डर की जड़ समझना। और तीसरा, डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाना। डर खत्म नहीं होता, बस कंट्रोल में आता है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक पर पैर रखे रहता है, पर गाड़ी रोकता नहीं। डर वही ब्रेक है, मौजूद रहेगा पर रास्ता रोकना जरूरी नहीं। रिचर्ड ने एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र किया। कुछ लोगों को कहा गया कि उन्हें ऊंचाई से नीचे झांकना है। कुछ ने तुरंत पीछे हट गए, कुछ रुके और कुछ ने झांका। बाद में जब उनके ब्रेन स्कैन किए गए तो पाया गया कि जिन लोगों ने डर के बावजूद झांका, उनके दिमाग ने डर को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। यानी बार बार डर का सामना करने से डर की तीव्रता कम होने लगती है। अर्जुन ने सोचा, यही तो जिंदगी का नियम है। जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार खड़े होने की ताकत बढ़ती है। लेकिन डर को नजरअंदाज करना समाधान नहीं है। लेखक कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द मास्टरी ऑफ इट। यानी साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर पर नियंत्रण पाना है। अर्जुन ने यही किया। हर बार जब वो किसी मीटिंग में असहज महसूस करता तो खुद से कहता, मैं डर को महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। धीरे धीरे वही डर उसका साथी बन गया। अब जब भी कोई नई चुनौती आती, वो मुस्कुराता और सोचता, चलो देखते हैं आज क्या सीखने को मिलेगा। रिचर्ड एक और गहरी बात बताते हैं, रिस्क को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका है सेंस ऑफ पर्पस, यानी मकसद की स्पष्टता। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, तो डर की आवाज कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन को याद आया जब उसने अपने पहले साल के घाटे के बाद तय किया था, मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं, कुछ ऐसा बनाना है जिस पर मुझे गर्व हो। उस दिन के बाद से हर रिस्क उसे सही लगा, क्योंकि अब दिशा साफ थी। लेखक कहते हैं, व्हेन पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन फियर, रिस्क बिकम्स एडवेंचर। और ये लाइन तो जैसे अर्जुन के दिल में उतर गई। आप सोचिए, कितनी बार हमने खुद को रोका सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन रिचर्ड याद दिलाते हैं कि लोग उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं। हर किसी की अपनी कहानी, अपनी लड़ाई चल रही है। तो अगर हम किसी रिस्क को सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि कोई हंस देगा, तो वो रिस्क नहीं, वो कैद है। और जिंदगी कैद में नहीं, खुले में खिलती है। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि रिस्क लेने का मतलब सिरफिरापन नहीं है। रिस्क समझदारी से लेना होता है। पहले देखो, फिर सोचो, फिर कदम बढ़ाओ। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़ो। रिस्क का मतलब है कि आंख खोलकर कूदो, लेकिन इस भरोसे के साथ कि गिरने पर खुद को संभाल लोगे। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, आज से डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा कोच है। और ये बात सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सब के लिए है। डर हमेशा रहेगा, रिस्क भी रहेगा,
लेकिन अगर हम डर को महसूस करके भी आगे बढ़ते रहे तो वही रिस्क हमें हमारी असली पहचान तक ले जाएगा। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और अर्जुन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। कॉफी का मग खाली हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भरा हुआ था, भरोसा। पिछले कुछ हफ्तों से उसने अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी सीमाओं को करीब से देखा था, लेकिन अब रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क उसे एक और गहरी सच्चाई समझाने जा रही थी कि असली रिस्क तब शुरू होती है जब आप अपने आराम के घेरे यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और यही तो अगला बड़ा सबक था, रिस्क और ग्रोथ का रिश्ता। रिचर्ड कहते हैं, द कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। यानी आराम का क्षेत्र खूबसूरत होता है पर वहां कुछ नया नहीं पनपता। और सोचिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन बना लेते हैं। सुरक्षित नौकरी, सीमित रिश्ते, तयशुदा दिनचर्या, सब कुछ स्थिर लगता है, लेकिन भीतर एक सन्नाटा रहता है, जैसे जिंदगी ठहर गई हो। अर्जुन को भी पहले यही लगता था कि उसकी कॉर्पोरेट जॉब उसे सिक्योरिटी दे रही है। हर महीने की सैलरी, छुट्टियां, स्टेटस, सब कुछ सेट था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह स्थिरता असल में एक धीमा जहर है जो उसकी जिज्ञासा, उसकी ऊर्जा और उसकी रचनात्मकता को मार रही है। रिचर्ड इस अध्याय में बताते हैं कि रिस्क और ग्रोथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग असफल होने का रिस्क नहीं लेते, वो सफल होने की संभावना भी खो देते हैं। और यह बात सिर्फ बिजनेस या करियर पर नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और आत्मविकास पर भी लागू होती है। अगर आप किसी से खुलकर बात करने का रिस्क नहीं लेते, तो आप गहरे रिश्ते नहीं बना सकते। अगर आप अपनी राय बोलने का रिस्क नहीं लेते, तो आप कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। और अगर आप खुद को चुनौती देने का रिस्क नहीं लेते, तो आप वहीं रह जाएंगे जहां हैं। अर्जुन ने एक बार अपने दोस्त रवि से कहा था, यार, कभी कभी लगता है कि अगर सब कुछ सेफ है तो शायद कुछ गलत है। रवि हंस पड़ा, लेकिन उस बात में गहराई थी। रिचर्ड कहते हैं, स्टेबिलिटी इज ऑफ्टन एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय फियर। यानी स्थिरता का भ्रम हमारे डर से पैदा होता है। हम बदलाव से डरते हैं, इसलिए उसे बुरा नाम दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा एनर्जी बदलाव के पलों में होती है। जब आप अनजाने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपका दिमाग, दिल और आत्मा तीनों एक साथ जागते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हर बार रिस्क लेना क्या समझदारी है? और यही सवाल रिचर्ड भी उठाते हैं। वो कहते हैं, रिस्क इज नॉट अबाउट रेकलेसनेस, इट्स अबाउट कैलकुलेटेड करेज। यानी रिस्क का मतलब पागलपन नहीं, सोच समझकर लिया गया साहस है। अर्जुन ने यही सीखा कि रिस्क लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, अगर मैं असफल हुआ तो क्या सीखूंगा? दूसरा, अगर मैं सफल हुआ तो क्या बदल जाएगा? और तीसरा, क्या मैं इस अनुभव को सहन कर सकता हूं? अगर इन 3 सवालों के जवाब आपके अंदर थोड़ी भी हिम्मत जगाते हैं, तो उस रिस्क को जरूर लेना चाहिए। रिचर्ड एक प्रयोग का जिक्र करते हैं जहां लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए छोटे छोटे रिस्क चैलेंज दिए गए, जैसे किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना, सड़क पर गाना गाना या किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांगना। और नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने ये छोटे छोटे रिस्क लिए, उनका आत्मविश्वास अगले हफ्तों में 2 गुना हो गया। उनका दिमाग डर को खतरे के बजाय एक अनुभव की तरह देखने लगा। यही तो असली परिवर्तन है। अर्जुन ने सोचा कि वह भी ऐसा ही कुछ करेगा। उसने खुद से कहा, हर हफ्ते एक छोटा रिस्क लूंगा। पहले हफ्ते उसने एक ऐसे क्लाइंट को कॉल किया जिसे वह महीनों से टाल रहा था। दूसरा हफ्ता उसने अपनी टीम के सामने अपने डर के बारे में खुलकर बात की। तीसरे हफ्ते उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके फेल होने की पूरी संभावना थी। लेकिन हर बार जब उसने ये किया, उसने खुद को थोड़ा और मजबूत पाया, जैसे किसी अंदर के जंग लगे गियर को धीरे धीरे ऑयल मिल रहा हो। रिचर्ड कहते हैं कि रिस्क टेकिंग इज अ मसल, यानी रिस्क लेना भी एक मसल की तरह है। जिसे आप जितना इस्तेमाल करते हैं, वो उतनी मजबूत होती जाती है। पर अगर आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कमजोर पड़ जाती है और फिर एक दिन आप छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगते हैं। यही तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है, ओवर सेफ्टी। हम इतनी सुरक्षा में जीने लगे हैं कि जिंदा रहने का मतलब भूल गए हैं।
लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, पर गिरने का रिस्क उठाए बिना कोई भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। तो फिर बड़े होकर हम गिरने से इतना डरने क्यों लगते हैं? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि गिरना शर्म की बात है। लेकिन रिचर्ड कहते हैं, फॉलिंग इज नॉट फेलिंग, इट्स फीडबैक। यानी गिरना असफलता नहीं, फीडबैक है। इससे हमें पता चलता है कि अगली बार कैसे बेहतर संतुलन बनाएं। अर्जुन को अपनी बेटी का साइकिल चलाना याद आया। उसने कितनी बार गिरकर फिर उठना सीखा था, और हर बार जब वो गिरती, अर्जुन दौड़कर उसे उठाता, मुस्कुराता और कहता, देखो अब तुम और मजबूत हो गई। और शायद वही बात हम सबको खुद से भी कहनी चाहिए। हर बार जब हम किसी रिस्क से डरें, खुद से कहना चाहिए, मैं गिरने नहीं, सीखने आया हूं। इस अध्याय में रिचर्ड ये भी बताते हैं कि रिस्क इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेस। जो भी बदलाव आया है दुनिया में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, समाज हो, सब किसी के रिस्क लेने की वजह से हुआ है। कोई भी क्रांति, कोई भी इनोवेशन बिना रिस्क के नहीं आया। एलन मस्क ने कहा था, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। और यही बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो अपने भीतर कुछ बदलना चाहता है। अब अर्जुन के अंदर एक नई समझ पनप रही थी। उसने महसूस किया कि रिस्क का असली मतलब है ट्रस्टिंग योरसेल्फ व्हेन द वर्ल्ड डजंट। जब कोई गारंटी नहीं होती तब भी कदम बढ़ाना, और उस भरोसे के साथ बढ़ना कि चाहे जो हो, कुछ न कुछ सीख कर ही निकलोगे। यही तो असली आत्मविश्वास है, परिणाम पर नहीं, अपनी क्षमता पर भरोसा। रिचर्ड एक जगह लिखते हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। और यह लाइन अर्जुन को भीतर तक हिला गई। उसने सोचा, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ नया भी नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि बिना रिस्क के जिंदगी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, जैसे रंगहीन तस्वीर। उस दिन अर्जुन ने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, हर हफ्ते एक नया रिस्क, और उसके नीचे एक स्माइली बना दी। अब रिस्क उसके लिए डर नहीं, एक गेम बन गया था। उसने खुद से कहा, अब डर को हराने नहीं, उससे बात करने का वक्त है। और यही किताब का असली सार था, रिस्क को दुश्मन नहीं, साथी बनाना। शाम को जब वह अपने ऑफिस से लौट रहा था, रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो फुटपाथ पर रस्सी कूद रहा था। हर तीसरे चौथे जंप पर गिर जाता, फिर हंसकर उठ जाता। अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, यही तो है असली आर्ट ऑफ रिस्क। गिरो, सीखो, फिर से कूदो। बारिश की बूंदें फिर से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन इस बार अर्जुन उन्हें देखकर भागा नहीं। उसने अपना चेहरा ऊपर किया, आंखें बंद कीं और सोचा, अब डर को महसूस करने में भी मजा आ रहा है। और यही एहसास था कि रिस्क अब डर नहीं रहा, एक नृत्य बन गया था। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर गिरावट, हर ठोकर, हर मोड़ बस अगले कदम की तैयारी थी। अर्जुन की सुबह कुछ अलग थी। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और चाय की खुशबू उसके दिमाग को थोड़ी स्फूर्ति दे रही थी। पिछले हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा था वह अब उसकी आदत बन चुका था। हर दिन थोड़ा रिस्क लेना, हर दिन खुद को चुनौती देना। लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था। रिचर्ड हैरिस ने किताब में जिस तरह से असली रिस्क और पहचान की बात की थी, वह उसे भीतर तक छू गया। अब अर्जुन जानना चाहता था कि रिस्क सिर्फ मौके पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और पहचानने के लिए भी लिया जाता है। रिचर्ड कहते हैं, रिस्क इज द मिरर इन विच यू सी योर ट्रू सेल्फ। यानी रिस्क वही दर्पण है जिसमें आप अपने असली रूप को देख पाते हैं। और अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा वही करता आया है जो सुरक्षित था, वही करता आया है जो दूसरों ने कहा। लेकिन जब उसने रिस्क लेना शुरू किया तो उसने अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत, अपनी असली रुचियों और अपनी वास्तविक पहचान को देखना शुरू किया। अर्जुन की कहानी में अब वह हिस्सा आया जहां वह अपने बिजनेस के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे पता था कि अगर यह सफल नहीं हुआ तो कुछ पैसों का नुकसान होगा, कुछ लोगों की उम्मीदें टूटेंगी। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क यह था कि अगर वह फेल हुआ तो क्या वह खुद को फिर से खड़ा कर पाएगा। यही वह डर था जिसे रिचर्ड आइडेंटिटी रिस्क कहते हैं। रिचर्ड लिखते हैं, पीपल फियर फेलियर बिकॉज इट थ्रेटन्स हु दे थिंक दे आर। यानी लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि यह उनकी खुद की पहचान को चुनौती देता है। अर्जुन ने महसूस किया
कि असफलता खुद में बुरी नहीं है, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है अगर हम उसे अपने अस्तित्व से जोड़ लें। उसने तय किया कि चाहे जो भी परिणाम आए वह इसे अनुभव की तरह देखेगा। इसके लिए लेखक कुछ अभ्यास सुझाते हैं। पहला, अपने डर को पहचानो और उसका नाम दो। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा और लोग मुझे कम समझेंगे। दूसरा, उस डर के सामने छोटा कदम उठाओ। उसने सबसे मुश्किल क्लाइंट से बात करने का निर्णय लिया। तीसरा, हर असफलता को सीखने का अवसर बनाओ। हर ना को नोट किया, हर प्रतिक्रिया को ध्यान से पढ़ा। और सबसे अहम, अपने आप से लगातार संवाद करते रहो, अपने इमोशंस को समझो। रिचर्ड कहते हैं, ईच एक्ट ऑफ करेज एक्सपैंड्स योर आइडेंटिटी, यानी हर साहसिक कदम आपकी पहचान को बड़ा करता है। और अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे उसने छोटे छोटे रिस्क लिए, वह खुद को पहले से अधिक सक्षम और जीवंत महसूस करने लगा। अब उसका डर कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन रिचर्ड ये भी चेतावनी देते हैं कि जोखिम हमेशा आरामदायक नहीं होता। कभी कभी यह अकेलापन, असफलता या आलोचना के रूप में आता है। अर्जुन ने इसका अनुभव किया जब उसके नए प्रोजेक्ट पर कई लोग सवाल उठा रहे थे। टीम के कुछ सदस्य नाखुश थे, कुछ क्लाइंट शंका व्यक्त कर रहे थे। पहले उसे लगेगा कि यह असफलता का संकेत है, लेकिन फिर वह रिचर्ड की लाइन याद करता है, क्रिटिसिज्म इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ गाइड। यानी आलोचना खतरा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। इस सोच ने अर्जुन को बदल दिया। उसने आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लिया। वह बैठा, सुना, समझा और सुधार के लिए इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली रिस्क केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आप से भी है। जो लोग अपने आप से डरते हैं, उनके लिए बाहरी रिस्क तो पहाड़ के समान होते हैं। रिचर्ड ने इस अध्याय में इंक्रीमेंटल आइडेंटिटी एक्सपेंशन की बात भी की है। इसका मतलब है कि अपनी पहचान को धीरे धीरे विस्तारित करना। बड़े फैसले अचानक नहीं आते, पहले छोटे कदम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा। अर्जुन ने इसे अपने जीवन में अपनाया। उसने रोज छोटे रिस्क लिए, टीम के सामने अपनी राय रखी, क्लाइंट से ईमानदारी से बात की और कुछ नए मार्केटिंग प्रयोग किए। धीरे धीरे उसकी पहचान एक स्थिर, सक्षम और साहसी इंसान के रूप में आकार लेने लगी। लेकिन लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, रिस्क विदाउट रिफ्लेक्शन इज केओस, यानी रिस्क अगर सोच समझकर नहीं लिया गया तो वह अराजकता पैदा करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वह केवल डर के बावजूद कदम बढ़ाता, बिना रणनीति और सोच के, तो शायद परिणाम विनाशकारी हो सकता था। इसलिए हर रिस्क के पहले उसने डेटा देखा, विकल्प जांचे और संभावित परिणामों पर विचार किया। और यही सोच उसे लगातार सुरक्षित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करती रही। रिचर्ड बताते हैं कि असली साहस का मतलब यह नहीं कि आप कभी डरें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ें। अर्जुन ने इसे अपनी जिंदगी में देखा। हर बार जब कोई नई चुनौती आई, उसका दिल तेज धड़कता, हाथ थोड़ा कांपते, लेकिन उसने कदम बढ़ाया। और हर बार वह महसूस करता कि डर केवल उसकी चेतना को जगाने वाला संकेत है। रिस्क का यह नया दृष्टिकोण अर्जुन के जीवन में केवल प्रोफेशनल नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी बदलाव लाया। उसने अपने रिश्तों में भी थोड़ा रिस्क लेना शुरू किया। उसने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, अपनी पत्नी से खुलकर भावनाओं की बात की और परिवार के साथ समय बिताने में नए तरीके अपनाए। और जैसे जैसे उसने इन छोटे रिस्कों को अपनाया, उसके रिश्तों में गहराई आने लगी। रिचर्ड का मानना है कि रिस्क का असली मापदंड यह है कि वह आपको किस हद तक जीवंत महसूस कराता है। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वह जिंदगी को बस चल रही ट्रेन की तरह देखता था, सुरक्षित, नियमित, लेकिन नीरस। अब वह हर दिन नए अवसरों, चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ था, और यही अनुभव उसे असली अर्थ और संतुष्टि देता है। अर्जुन की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसने अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया। पहले उसे डर था कि अगर फेल हुआ तो सबको नुकसान होगा, लेकिन अब उसने रिचर्ड की लाइन याद की, रिस्क इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू कैन बिकम। यानी रिस्क वह पुल है जो आपको आपके वर्तमान और आपके संभावित भविष्य के बीच जोड़ता है। उसने समझा कि कभी कभी रिस्क लेने के लिए बस खुद पर भरोसा करना होता है, दुनिया की परवाह किए बिना। इस प्रोजेक्ट के दौरान उसने टीम को भी रिस्क लेने के लिए प्रेरित किया।
छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, फीडबैक लेने के लिए प्रोत्साहित किया और हर असफलता पर सीखने की प्रक्रिया शुरू की। यह देखकर टीम के लोग भी धीरे धीरे साहसी और आत्मनिर्भर बनते गए। रिचर्ड इस बात को बहुत जोर देते हैं, करेज इज कंटेजियस, यानी साहस संक्रामक होता है। जब आप बहादुरी दिखाते हैं तो आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। अर्जुन अब समझ चुका था कि रिस्क सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, यह दूसरों को जोड़ने, उन्हें प्रेरित करने और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का माध्यम भी है। हर छोटा रिस्क, चाहे वह टीम के साथ हो या व्यक्तिगत, उसे और उसके आसपास के लोगों को मजबूत बनाता है। रिचर्ड हैरिस इसमें अंत में एक गहरी सीख देते हैं, द एसेंस ऑफ रिस्क इज टू ग्रो, टू डिस्कवर एंड टू कनेक्ट, यानी रिस्क का सार है बढ़ना, खोज करना और जुड़ना। अर्जुन ने इसे अपनी जिंदगी में अनुभव किया। उसने देखा कि डर, असफलता, आलोचना और अनिश्चितता केवल अनुभव हैं। उनका सामना करके हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। रात के सन्नाटे में जब अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था, बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब डर मेरा दोस्त है, रिस्क मेरा साथी और मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। और इसी एहसास के साथ यह अध्याय समाप्त होता है, जैसे कोई दरवाजा बंद हो रहा हो लेकिन एक और नया रास्ता खोलने के लिए इंतजार कर रहा हो। अर्जुन की सुबह थोड़ी जल्दी शुरू हुई थी। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और उसे अपने कॉफी मग के पास खड़े होने का मन कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से वह लगातार खुद को चुनौती दे रहा था, छोटे छोटे रिस्क, अपनी पहचान के साथ खेलना और हर असफलता को सीख मानना। लेकिन आज का दिन अलग था। आज वह रिचर्ड हैरिस के अगले बड़े सबक को अपने जीवन में उतारने वाला था, द रोल ऑफ अनसर्टेनिटी इन मास्टरिंग रिस्क, यानी अनिश्चितता का महत्व और कैसे इसे अपनाकर हम अपने जीवन में असली साहस और बुद्धिमत्ता ला सकते हैं। रिचर्ड कहते हैं, अनसर्टेनिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज अ रियलिटी टू बी एम्ब्रेस्ड, यानी अनिश्चितता कोई समस्या नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अपनाना चाहिए। और अर्जुन ने महसूस किया कि यह सोच बिल्कुल उलट है उस चीज से जो उसने जिंदगी भर सीखी थी। हमेशा निश्चितता खोजो, हमेशा योजना बनाओ, हमेशा गारंटी ढूंढो, लेकिन असली दुनिया में गारंटी कम होती है और अनिश्चितता ज्यादा। यही तो रिस्क का असली चेहरा है। देखिए, रिचर्ड बताते हैं कि जब हम अनिश्चितता से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे के रूप में देखता है। अर्जुन ने खुद देखा था, जब नए प्रोजेक्ट की बिडिंग आई तो उसके मन में सबसे पहले डर आया, अगर फेल हुआ तो। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि इस डर के पीछे केवल अज्ञात का भय है, असल खतरा नहीं। असली खतरा तो वही है जो हम अपने डर के कारण नहीं करते, यानी अवसर खो देना। रिचर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि अनिश्चितता के बीच निर्णय लेने की क्षमता ही एक असली लीडर और साहसी इंसान की पहचान है। उन्होंने लिखा है, डिसीजंस इन अनसर्टेनिटी आर द क्रूसिबल ऑफ कैरेक्टर, यानी अनिश्चितता में लिए गए निर्णय ही आपके चरित्र की कसौटी है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने पहले छोटे छोटे रिस्क लिए थे तब उसने अनिश्चितता को अपनाया था और हर बार वह थोड़ा और मजबूत हुआ। एक बात और है, अनिश्चितता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होती बल्कि अंदर भी होती है। रिचर्ड इसे इंटरनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। मतलब हम अक्सर खुद से नहीं जानते कि हम कितने सक्षम हैं, कितने हिम्मती हैं, कितनी गलतियां कर सकते हैं या कितनी बार गिर सकते हैं। अर्जुन को याद आया जब उसने अपने पहले बड़े क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दी थी। उस दिन उसके मन में पूरी तरह से अनिश्चितता थी, लेकिन उसने कदम बढ़ाया और उस अनुभव ने उसे अंदर से बदल दिया। लेखक बताते हैं कि अनिश्चितता का सामना करने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। अर्जुन ने यह किया। उसने खुद से कहा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा और यह ठीक है। यह लाइन सरल लगती है, लेकिन असली बदलाव यही करती है। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो डर कम हो जाता है और दिमाग नए अवसरों पर ध्यान देने लगता है। रिचर्ड एक और दिलचस्प बिंदु उठाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एंटीडोट टू अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का सबसे बड़ा समाधान है लचीलापन। अगर आप जकड़े हुए हैं तो अनिश्चितता आपको तोड़ देगी,
लेकिन अगर आप लचीले हैं तो हर नए मोड़ को अवसर में बदल सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि उसके पहले प्रोजेक्ट में जो चीजें फेल हुईं, अगर वह लचीला होता तो कुछ चीजें और भी बेहतर हो सकती थीं। अब उसने खुद को प्रशिक्षित किया कि हर परिस्थिति में योजना बदलने का साहस रखे। यहां रिचर्ड अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन 3 छोटी अनिश्चितताओं का सामना करो। पहला, एक नया तरीका आजमाओ। दूसरा, किसी चीज के बारे में स्पष्ट निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर रुको और विकल्पों को देखो। तीसरा, हर असफलता को नोट करो और सीखो। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने टीम के साथ नए मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट किए, नए क्लाइंट से बातचीत की और अपनी पुरानी रणनीतियों पर सवाल उठाया। अर्जुन ने महसूस किया कि अनिश्चितता केवल डर नहीं लाती, बल्कि अवसर भी लाती है। रिचर्ड इसे अपॉर्चुनिटी हाइडिंग इन अनसर्टेनिटी कहते हैं। हर अनिश्चित स्थिति में एक नया रास्ता, एक नया समाधान, एक नया अनुभव छिपा होता है। अर्जुन ने जब नए क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से अपनी सेवा बदल दी, तो उसे एहसास हुआ कि अनिश्चितता उसे नई रचनात्मकता और नए अवसर दे रही है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि अनिश्चितता का सामना हमेशा सहज नहीं होता। कभी कभी यह अकेलापन और असमर्थता की भावना देती है। अर्जुन ने इसे महसूस किया जब नए प्रोजेक्ट की रणनीति फेल हो गई थी। पहली बार उसने खुद को असहाय महसूस किया, लेकिन फिर वह रिचर्ड की लाइन याद करता है, डिस्कम्फर्ट इज द सिग्नल ऑफ ग्रोथ, यानी असहजता बढ़ने का संकेत है। और यही असली सबक था। जब आप असहज महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, अनिश्चितता हमें अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार बनाती है। जब कोई गारंटी नहीं होती तो आपको खुद के फैसले पर भरोसा करना पड़ता है। अर्जुन ने देखा कि यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा था। किसी और पर भरोसा करना आसान था, लेकिन खुद पर भरोसा करना और कदम बढ़ाना असली साहस है। रिचर्ड इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि अनिश्चितता का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। टीम, परिवार और मित्रों के साथ साझा अनुभव इसे सरल बनाते हैं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ खुलकर बातचीत शुरू की। उन्होंने अपनी चुनौतियों और डर साझा की। इससे न केवल टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उनके निर्णय अधिक प्रभावी और रचनात्मक बन गए। अर्जुन को याद आया कि पहले वह हर फैसले को खुद पर बोझ समझता था। अब वह समझ गया कि साझा निर्णय, साझा अनुभव और साझा रिस्क लेने का मतलब अकेले नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है। रिचर्ड इसे कहते हैं, शेयर्ड रिस्क बिल्ड्स शेयर्ड स्ट्रेंथ, यानी साझा रिस्क साझा ताकत बनाता है। इस अध्याय में लेखक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। हर अनिश्चित परिस्थिति, हर नया रिस्क हमें हमारे भीतर छिपी क्षमताओं से मिलाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जिस दिन उसने अनिश्चितता को गले लगाया, उस दिन से उसके निर्णय तेजी से स्पष्ट और प्रभावी हुए। रात को जब अर्जुन अपने ऑफिस से लौट रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। उसने अपने आप से कहा, अनिश्चितता अब मेरा डर नहीं, मेरी चुनौती है, और हर चुनौती मुझे बेहतर बनाएगी। और उस पल उसने महसूस किया कि अब रिस्क लेना सिर्फ अवसर पाने का साधन नहीं, बल्कि खुद को जानने, समझने और विकसित करने का मार्ग है। अर्जुन की सुबह इस बार थोड़ी गहरी थी। कमरे में हल्की धूप आ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही व्यस्त था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो भी सीखा था, रिस्क, अनिश्चितता, पहचान, साहस, उसने उसे बदल दिया था। लेकिन आज का सबक कुछ और था। रिचर्ड हैरिस इस हिस्से में बताते हैं कि रिस्क का असली रूप केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और मानसिक आदतों में छिपा होता है। और यही वह हिस्सा था जहां अर्जुन की सोच ने नया मोड़ लिया। इंटरनल रिस्क्स एंड मेंटल बैरियर्स, अंदरूनी जोखिम और मानसिक बाधाएं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क केवल बाहरी चीजों में है, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नया रिश्ता। लेकिन रिचर्ड बताते हैं कि असली रिस्क तो हमारे अंदर होता है। यह हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारे डर और हमारे सीमित विश्वास होते हैं। उन्होंने लिखा है, द बिगेस्ट बैरियर्स टू रिस्क आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर इंटरनल, यानी रिस्क में सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती हैं। और अर्जुन ने इसे महसूस किया। अर्जुन को याद आया जब वह अपने पहले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था, तो सबसे ज्यादा डर उसे उस समय लगा
जब उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? यही तो वह आंतरिक रिस्क था। बाहरी परिस्थितियां उसे डराने में असफल थीं, लेकिन उसके खुद के सोचने और मानने के तरीके ने उसे रोकने की कोशिश की। रिचर्ड कहते हैं कि हमारे दिमाग में 3 मुख्य आंतरिक बाधाएं होती हैं। पहली है डर, दूसरी है संदेह और तीसरी है स्थिरता की आदत। डर हमें असफलता से रोकता है, संदेह हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करने देता और स्थिरता की आदत हमें आराम के क्षेत्र में जकड़े रखती है। अर्जुन ने देखा कि वह इन तीनों से लड़ते हुए ही पहले छोटे रिस्क ले सका। लेखक अभ्यास सुझाते हैं कि आंतरिक रिस्क का सामना करने के लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना जरूरी है। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे डर है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझे संदेह है कि मैं सही निर्णय नहीं ले रहा हूं और मुझे आदत है कि मैं सुरक्षित रास्ता चुनता हूं। यह पहचान ही पहला कदम थी। दूसरा कदम था इन बाधाओं के सामने छोटे कदम उठाना। अर्जुन ने टीम के सामने अपनी राय स्पष्ट रूप से रखने का निर्णय लिया। वह जानता था कि असफलता या आलोचना हो सकती है, लेकिन उसने इसे अनुभव मान लिया। रिचर्ड कहते हैं, एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ करेज वीकन्स इंटरनल बैरियर्स, यानी हर छोटा साहसिक कदम आपके अंदरूनी बाधाओं को कमजोर करता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब उसने इन छोटे कदमों को लगातार लिया तो उसके अंदर एक बदलाव आया। डर कम हुआ, संदेह धीरे धीरे खत्म हुआ और स्थिरता की आदत टूटने लगी। अब वह न केवल बाहरी रिस्क बल्कि अंदरूनी रिस्क से भी निपटने में सक्षम था। रिचर्ड इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि आंतरिक रिस्क का सामना अकेले करना कठिन होता है। अर्जुन ने अपने मेंटर और दोस्तों के साथ अपने डर और संदेह को साझा किया। इस साझा अनुभव से उसे नया दृष्टिकोण मिला। लेखक इसे कहते हैं, शेयर्ड रिफ्लेक्शन एम्प्लीफाइज करेज, यानी साझा चिंतन साहस को बढ़ाता है। अर्जुन ने देखा कि कई बार लोग रिस्क लेने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदरूनी बाधाओं का एहसास ही नहीं होता। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो उसका सामना करना आसान हो जाता है। और यही मुख्य अंतर है। जो लोग जागरूक हैं वे रिस्क लेते हैं और जो नहीं हैं वे स्थिरता में फंस जाते हैं। लेखक एक दिलचस्प अभ्यास भी सुझाते हैं, इनर सिमुलेशन ऑफ रिस्क। इसमें आप किसी संभावित रिस्क की स्थिति को अपने मन में दोहराते हैं, उसकी चुनौती और संभावित परिणाम को देखते हैं। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट के विभिन्न नतीजों की कल्पना की, सफलता, असफलता, आलोचना, और हर बार उसने देखा कि उसके डर का प्रभाव कम होता जा रहा है। यह एक तरह की मानसिक तैयारी थी जो वास्तविक दुनिया में कदम बढ़ाने से पहले साहस पैदा करती थी। रिचर्ड इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि आंतरिक बाधाओं को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है एक्शन ओवर एनालिसिस, यानी ज्यादा सोचने के बजाय कार्रवाई करना। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वह हर निर्णय को बार बार सोचता, हर संभावना पर चिंतन करता, लेकिन अब उसने समझा कि सोचने से डर बढ़ता है, कार्रवाई से साहस। जैसे ही उसने पहला छोटा कदम लिया, उसके अंदर की बाधाएं स्वतः कमजोर होने लगीं। अर्जुन ने अपनी टीम में भी यह दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने टीम को छोटे छोटे चुनौतियां दी जिससे उनकी मानसिक बाधाएं टूटें। धीरे धीरे टीम अधिक साहसी और आत्मनिर्भर बन गई। रिचर्ड कहते हैं, करेज ग्रोज इन अ कल्चर दैट टॉलरेट्स स्मॉल फेलियर्स, यानी साहस उस माहौल में बढ़ता है जो छोटी असफलताओं को सहन कर सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आंतरिक रिस्क को पहचानने और उसके लिए तैयार होने से बाहरी रिस्क भी सरल लगने लगता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब वह अपने डर, संदेह और आदतों को पहचानता और उनके लिए योजना बनाता तो बड़े प्रोजेक्ट का रिस्क भी मैनेजेबल लगने लगा। अर्जुन की कहानी में अब यह मोड़ आया कि उसने खुद को और अपने टीम को प्रशिक्षित किया कि हर रिस्क के पहले आंतरिक बाधाओं को नोट करें, डर, संदेह और आदतों की पहचान करें, छोटे कदम उठाएं, साझा चिंतन करें और कार्रवाई पर जोर दें और हर कदम पर फीडबैक लें। इस प्रक्रिया ने न केवल उसकी पेशेवर दक्षता बढ़ाई बल्कि उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को भी मजबूत किया। रिचर्ड का संदेश इस हिस्से में यह है, द माइंड इज द ग्रेटेस्ट अरीना ऑफ रिस्क, मास्टरी हियर ट्रांसलेट्स टू मास्टरी एवरीवेयर, यानी दिमाग सबसे बड़ी रिस्क की जगह है, इसे नियंत्रित करना
आपको हर जगह दक्ष बनाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने मन के अंदरूनी जोखिमों को संभाला तो बाहरी दुनिया के बड़े जोखिम भी अब डरावने नहीं रहे। रात को जब अर्जुन अपने बालकनी में खड़ा था और चाय की चुस्की ले रहा था, उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ बाहरी दुनिया के रिस्क से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और संदेह से भी लड़ रहा है। और इसी एहसास के साथ उसने सोचा, अभी तक जो सीखा वह मेरी असली ताकत बन चुका है। अब मैं न केवल साहसी हूं बल्कि जागरूक और तैयार भी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और अर्जुन की सोच में एक शांत लेकिन मजबूत ऊर्जा थी। उसके भीतर का डर और संदेह अब साथी बन चुके थे और हर नए कदम के लिए उसे तैयार करते थे। और यहीं से यह अध्याय एक विराम लेता है, जैसे कोई नया मार्ग खुल रहा हो लेकिन कदम बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन की सुबह इस बार कुछ अलग थी। कमरे में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन उसका मन एक नई उलझन में घिरा हुआ था। पिछले हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा था, रिस्क लेना, अनिश्चितता को अपनाना, अपनी पहचान को समझना और अपने अंदरूनी डर और बाधाओं का सामना करना, उसने उसे बदल दिया था। लेकिन आज का सबक उससे कुछ और मांगने वाला था। रिचर्ड हैरिस इस हिस्से में बात करते हैं कि रिस्क सिर्फ साहस और निर्णय लेने का मामला नहीं है, बल्कि भावनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का भी गहरा खेल है। और यही वह हिस्सा था जो अर्जुन की सोच और अनुभव को और गहरा करने वाला था। इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिस्क, यानी रिस्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। रिचर्ड कहते हैं, इमोशंस आर नॉट ऑब्स्टिकल्स टू रिस्क, दे आर सिग्नल्स। यानी भावनाएं रिस्क के लिए बाधा नहीं है बल्कि संकेत हैं। अर्जुन ने इसे अपने अनुभव में देखा। जब उसने नया प्रोजेक्ट लिया तो पहले दिन ही डर, चिंता और उत्तेजना की लहरें आईं। पहले वह इन भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता, उन्हें दबाता। लेकिन रिचर्ड बताते हैं कि इन्हें पहचानना, समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली शक्ति है। देखिए, अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलतियां तब हुईं जब उसने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया। कभी वह गुस्से में निर्णय ले लेता, कभी डर में पीछे हट जाता। लेकिन अब उसने सीखा कि हर भावना में एक संकेत छिपा होता है। क्या यह अवसर है, क्या यह खतरा है, या क्या यह सीखने का मौका है? रिचर्ड इसे कहते हैं, इमोशनल अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स रिस्क इनटू इनसाइट। यानी भावनात्मक जागरूकता रिस्क को समझ और सीख में बदल देती है। अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर महसूस किया कि जब कोई नया रिस्क लेने वाला प्रोजेक्ट आता है तो पहला कदम है अपने भावनाओं को नोट करना। डर, उत्साह, घबराहट, चिंता, इन सबको पहचानो और लिखो। रिचर्ड सुझाव देते हैं कि इसे डायरी में लिखना सबसे प्रभावी है। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं डर रहा हूं कि फेल हो जाऊंगा, मैं उत्साहित हूं कि नया अनुभव मिलेगा, मैं घबराया हूं क्योंकि परिणाम अनिश्चित हैं। इसके बाद अगला कदम है भावनाओं का विश्लेषण। अर्जुन ने देखा कि डर उसे बचाव की ओर ले जाता, उत्साह उसे कार्रवाई की ओर खींचता और घबराहट उसे सतर्क बनाती है। जब उसने इन संकेतों को समझा तो उसने अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। रिचर्ड इसे कहते हैं, इमोशन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आर वाइजर डिसीजंस। यानी भावनाओं से प्रभावित समझदार निर्णय लिए जा सकते हैं। अर्जुन ने अनुभव किया कि भावनाओं को स्वीकार करने और उनका उपयोग करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब वह न केवल जोखिम के लिए तैयार था बल्कि अपने मन और दिल के संकेतों के आधार पर निर्णय लेने में भी सक्षम था। और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली ताकत थी। रिचर्ड इस हिस्से में बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिस्क लेने में 3 मुख्य पहलुओं में मदद करती है। पहला, आत्मजागरूकता, अपने डर, संदेह और उम्मीदों को समझना। दूसरा, आत्मनियंत्रण, भावनाओं को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। और तीसरा, सामाजिक जागरूकता, टीम और दूसरों के भावनाओं को समझकर निर्णय लेना। अर्जुन ने देखा कि इन तीनों में सुधार होने से उसके फैसले और टीम की प्रतिक्रिया बेहतर हुई। अर्जुन ने अपने अनुभव में देखा कि जब उसने टीम के साथ नए मार्केटिंग प्रयोग किए तो उसकी टीम के सदस्य पहले डरते थे, संकोच करते थे। लेकिन जब अर्जुन ने उनकी भावनाओं को समझा, उनके डर को स्वीकार किया और उन्हें अपने साथ साझा किया तो टीम का मनोबल बढ़ा। रिचर्ड इसे कहते हैं, शेयर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस मल्टीप्लाइज करेज।
यानी साझा भावनात्मक बुद्धिमत्ता साहस को गुणा करती है। इसके बाद अर्जुन ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसे अपनाया। उसने अपने रिश्तों में भावनाओं को सुनना और समझना शुरू किया। पत्नी के मन की चिंता, दोस्तों की उम्मीदें और अपनी बेटी की भावनाओं को महसूस करना, इन सब ने उसे और संवेदनशील और समझदार बनाया। रिचर्ड का मानना है कि यह समझ केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाती है। रिचर्ड एक अभ्यास सुझाते हैं, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब कोई निर्णय लेना हो, थोड़ी देर रुकें, अपनी भावनाओं को नोट करें, उन्हें समझें और फिर निर्णय लें। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने देखा कि जब वह तुरंत निर्णय लेने की बजाय थोड़ी देर रुककर अपने डर और उत्साह को समझता, तो निर्णय अधिक स्पष्ट और प्रभावी होते। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल डर और संदेह को कम नहीं करती, बल्कि प्रेरणा और ऊर्जा को भी बढ़ाती है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब उसने अपने उत्साह और जिज्ञासा को पहचान कर निर्णय लिया, तो परिणाम बेहतर आए। यह अनुभव उसे भावनाओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाता रहा। रिचर्ड यह भी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है। छोटी छोटी चुनौतियां, छोटे छोटे रिस्क, टीम के साथ बातचीत और स्वयं के विचारों और भावनाओं का विश्लेषण, ये सभी अभ्यास इसे मजबूत करते हैं। अर्जुन ने इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया। अर्जुन की कहानी में इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यह था कि उसने समझा, रिस्क केवल बाहरी दुनिया में अवसर खोजने का माध्यम नहीं है। यह हमारे अंदरूनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने, उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने और अपने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने का साधन भी है। रात के समय जब अर्जुन अपने बालकनी में खड़ा था, उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर डर, चिंता और संदेह केवल बाधाएं नहीं, बल्कि संकेत और अवसर हैं। उसने अपने आप से कहा, हर भावना मेरा दोस्त है, हर डर मेरा शिक्षक और हर रिस्क मुझे और समझदार और मजबूत बना रहा है। बारिश की हल्की बूंदें अब उसके चेहरे को छू रही थीं, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसके अंदर भावनाओं का संतुलन और समझ थी, जिसने उसे हर नए रिस्क के लिए तैयार किया। अर्जुन की सुबह आज थोड़ी भिन्न थी। कमरे में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। पिछले हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा, रिस्क, अनिश्चितता, अपनी पहचान, अंदरूनी बाधाएं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसने उसे बदल दिया था। लेकिन आज रिचर्ड हैरिस का सबक उससे कुछ और मांगने वाला था। यह सबक था कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी सोचे समझे रिस्क और रणनीतिक सोच। रिचर्ड कहते हैं, रिस्क विदाउट कैलकुलेशन इज गैम्बलिंग, रिस्क विद स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ, यानी बिना सोच समझे रिस्क लेना जुआ है, लेकिन रणनीति के साथ लिया गया रिस्क विकास का साधन। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वह रिस्क को केवल साहस के रूप में देखता था। वह बस कदम बढ़ा देता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि बिना रणनीति और तैयारी के रिस्क लेना केवल अनिश्चितता में फंसना है। देखिए, अर्जुन ने अपने पिछले प्रोजेक्ट का अनुभव याद किया। पहले उसने बिना पूरी तैयारी के कुछ निर्णय लिए थे। परिणाम स्वरूप उसे नुकसान भी हुआ और सीख भी मिली, लेकिन अब उसने तय किया कि हर रिस्क को रणनीतिक दृष्टिकोण से लेना है। रिचर्ड बताते हैं कि इसके लिए 3 मुख्य चरण हैं। पहला, रिस्क की पहचान और विश्लेषण। दूसरा, संभावित परिणामों का मूल्यांकन। और तीसरा, योजना और कार्यान्वयन। अर्जुन ने पहला कदम उठाया, हर नए प्रोजेक्ट के रिस्क को पहचानना। उसने पूछा, क्या यह रिस्क असली है या केवल डर का संकेत है? क्या इसमें अवसर है? क्या इसमें नुकसान की संभावना है? ये सवाल उसे सतर्क और जागरूक बनाते थे। रिचर्ड इसे कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ रिस्क इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी, यानी रिस्क की जागरूकता ही मास्टरी की पहली सीढ़ी है। इसके बाद आया मूल्यांकन का चरण। अर्जुन ने संभावित परिणामों को 4 हिस्सों में बांटा: सर्वश्रेष्ठ संभावना, औसत संभावना, न्यूनतम संभावना और संभावित नुकसान। उसने टीम के साथ चर्चा की, आंकड़े देखे और पिछले अनुभवों से तुलना की। यह प्रक्रिया उसे एक स्पष्ट दृष्टिकोण देती थी। रिचर्ड बताते हैं, इवैल्यूएटेड रिस्क रिड्यूसेस फियर एंड इंक्रीजेस कंट्रोल, यानी मूल्यांकन किया हुआ रिस्क डर को कम करता है और नियंत्रण बढ़ाता है। अर्जुन का अगला कदम
योजना और कार्यान्वयन था। उसने तय किया कि हर रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर लिया जाएगा। हर चरण में फीडबैक, सुधार और सीख शामिल होगी। रिचर्ड इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड रिस्क इज मैनेजेबल रिस्क, यानी संरचित रिस्क ही प्रबंधनीय रिस्क है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब रिस्क को छोटे चरणों में बांटा गया तो डर कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन रिचर्ड यह भी बताते हैं कि रणनीतिक रिस्क लेने में लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने देखा कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो रणनीति भी बदलनी चाहिए। पुराने तरीके को पकड़ने की बजाय नए अवसर और चुनौतियां अपनाना जरूरी है। उन्होंने इसे डायनामिक स्ट्रैटेजी कहा। अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट में इसे अपनाया। एक उदाहरण के तौर पर उसने अपनी टीम को नया मार्केटिंग अभियान शुरू करने के लिए कहा। पहले योजना तैयार की गई थी, लेकिन जैसे जैसे प्रतिक्रिया आई, उन्होंने रणनीति बदल दी। कुछ चैनल बंद किए, कुछ नए टूल्स अपनाए और परिणाम अधिक सकारात्मक आए। अर्जुन ने समझा कि रणनीति स्थिर नहीं होनी चाहिए, उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। रिचर्ड यह भी बताते हैं कि रणनीतिक सोच में अंतर्निहित लचीलापन जोड़ना जरूरी है। इसका मतलब है हर योजना में विकल्प रखें, हर निर्णय में बैकअप तैयार रखें और हर असफलता को सुधार के अवसर के रूप में देखें। अर्जुन ने अपने अनुभव से महसूस किया कि जब उसने यह किया तो टीम का मनोबल बढ़ा और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। अर्जुन ने देखा कि रणनीतिक रिस्क केवल पेशेवर जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। उसने अपनी वित्तीय योजना पर विचार किया, अपने रिश्तों के प्रबंधन में विकल्प बनाए और छोटे छोटे निर्णयों में बैकअप तैयार रखा। इससे वह अधिक आत्मनिर्भर और शांत महसूस करने लगा। रिचर्ड इस हिस्से में एक अभ्यास सुझाते हैं, सिनेरियो प्लानिंग। इसमें आप किसी भी रिस्क के संभावित परिदृश्यों को सोचते हैं, सबसे अच्छा, सबसे बुरा और सबसे संभावित परिणाम। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट, निवेश और व्यक्तिगत निर्णयों के लिए संभावित परिदृश्यों को लिखा और हर स्थिति के लिए योजना बनाई। यह अभ्यास उसे मानसिक रूप से तैयार करता और रिस्क लेने में विश्वास देता। रिचर्ड यह भी कहते हैं कि रणनीतिक सोच के साथ लिया गया रिस्क टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ाता है। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ यह साझा किया कि हर निर्णय और जोखिम को योजना, विश्लेषण और लचीलापन के आधार पर लिया जाएगा। इससे टीम ने अधिक सक्रियता, रचनात्मकता और साहस दिखाया। अर्जुन ने देखा कि जब उसने रणनीति, तैयारी और मूल्यांकन को अपने रिस्क में शामिल किया तो डर कम हुआ, निर्णय स्पष्ट हुए और परिणाम सकारात्मक आए। और यही रिचर्ड का मुख्य संदेश है, स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्म्स रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी रणनीति रिस्क को अवसर में बदल देती है। रिचर्ड इसमें यह भी बताते हैं कि रणनीतिक रिस्क लेने से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह सोच समझकर रिस्क लेता, टीम को दिशा देता और परिणामों का मूल्यांकन करता, तो वह न केवल खुद मजबूत होता बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता। रात को जब अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था, हल्की बारिश हो रही थी और उसने महसूस किया कि अब रिस्क सिर्फ साहस का मामला नहीं बल्कि सोच, योजना और रणनीति का भी मामला है। उसने अपने आप से कहा, अब मैं रिस्क को केवल डर या अवसर के रूप में नहीं देखता बल्कि इसे योजना और समझ के साथ अपनाता हूं। यही असली शक्ति है। बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर गिर रही थीं और अर्जुन की सोच में एक स्थिर, शांत और दृढ़ ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि अब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट, टीम अधिक प्रेरित और हर रिस्क अधिक नियंत्रित और अवसरपूर्ण हो गया है। और इसी एहसास के साथ जैसे कोई नया मार्ग खुल रहा हो, कदम बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहा हो और अनुभव और सीख की यात्रा लगातार जारी है। अर्जुन की सुबह आज कुछ भारी सी लग रही थी। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसके मन में हलचल और उत्सुकता दोनों थीं। पिछले हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा, रिस्क, अनिश्चितता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आंतरिक बाधाओं का सामना और रणनीतिक सोच, उसने उसे बदल दिया था। लेकिन आज रिचर्ड हैरिस का सबक उससे कुछ और मांगने वाला था। यह सबक था लॉन्ग टर्म विजन एंड रिस्क इंटीग्रेशन, अर्थात दीर्घकालीन दृष्टि और रिस्क का समन्वय। रिचर्ड कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट
पेव्स द वे फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी अल्पकालीन असुविधा ही दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वह अक्सर छोटे और तत्काल फायदे देखने के चक्कर में रिस्क लेता था। कभी कभी यह काम कर जाता, कभी नहीं, लेकिन अब उसने समझ लिया कि असली सफलता दीर्घकालीन सोच और योजना से आती है। देखिए, अर्जुन ने अपने जीवन और करियर के पिछले अनुभवों को याद किया। उसने देखा कि जिन फैसलों में केवल तत्काल लाभ की सोच थी, वे अक्सर स्थिर और संतोषजनक परिणाम नहीं देते थे। लेकिन जब उसने लंबे समय की योजना बनाई, जोखिमों को समझा और उन्हें अपने विजन में जोड़ा, तो परिणाम स्थायी और प्रभावशाली हुए। रिचर्ड इसे कहते हैं, इंटीग्रेटिंग रिस्क विथ लॉन्ग टर्म विजन अलाइंस एक्शन विथ पर्पस, यानी रिस्क को दीर्घकालीन दृष्टि के साथ जोड़ना ही कार्रवाई को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अर्जुन ने पहला कदम उठाया, अपने दीर्घकालीन लक्ष्य स्पष्ट करना। उसने सोचा, 5 साल बाद वह कहां होना चाहता है, 10 साल बाद किस स्तर पर पहुंचना चाहता है। इसके आधार पर उसने छोटे छोटे रिस्क और निर्णय तय किए। यह दृष्टिकोण उसे हर कदम पर स्पष्टता और स्थिरता देता था। रिचर्ड बताते हैं कि दीर्घकालीन विजन के साथ रिस्क लेने के लिए 3 मुख्य बातें जरूरी हैं। पहली, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य। दूसरी, जोखिम का मूल्यांकन और प्राथमिकता। और तीसरी, लचीलापन और समायोजन। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट, निवेश और व्यक्तिगत निर्णयों में इन तीनों को शामिल किया। पहला, लक्ष्य और उद्देश्य। अर्जुन ने अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को नोट किया। व्यावसायिक स्थिरता, टीम का विकास, व्यक्तिगत सुधार और वित्तीय स्वतंत्रता। यह लक्ष्य उसे हर निर्णय में मार्गदर्शन देते थे। रिचर्ड कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस रिड्यूसेस इंपल्सिव रिस्क, यानी उद्देश्य की स्पष्टता तात्कालिक और आवेगपूर्ण रिस्क को कम करती है। दूसरा, जोखिम का मूल्यांकन और प्राथमिकता। अर्जुन ने अपने संभावित रिस्कों को क्रमबद्ध किया, सबसे महत्वपूर्ण, मध्यम और न्यूनतम प्रभाव वाले। इसके अनुसार उसने रणनीति बनाई। रिचर्ड बताते हैं, प्रायोरिटाइजिंग रिस्क इंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, यानी रिस्क को प्राथमिकता देना संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है। तीसरा, लचीलापन और समायोजन। अर्जुन ने देखा कि परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती। मार्केट, टीम और व्यक्तिगत परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उसने हर योजना में विकल्प रखे, फीडबैक के आधार पर सुधार किए और नए अवसरों को अपनाया। रिचर्ड इसे कहते हैं, अडेप्टिव प्लानिंग टर्न्स अनसर्टेनिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी अनुकूलनशील योजना अनिश्चितता को अवसर में बदल देती है। अर्जुन ने अनुभव किया कि दीर्घकालीन विजन और रिस्क का संयोजन न केवल उसे स्थिर बनाता है, बल्कि उसे अधिक साहसी और सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अब वह हर छोटे रिस्क को केवल तत्काल लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालीन उद्देश्य और विजन के संदर्भ में देखता। रिचर्ड इस हिस्से में एक अभ्यास सुझाते हैं, फ्यूचर बैकवर्ड प्लानिंग। इसमें आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्य से शुरू करके वर्तमान तक लौटते हुए योजना बनाते हैं। अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने सोचा, अगर 5 साल बाद मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचता हूं, तो अब मुझे कौन से कदम उठाने होंगे। इस प्रक्रिया ने उसे स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा दी। अर्जुन ने देखा कि दीर्घकालीन विजन और रिस्क समन्वय केवल पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। उसने अपने वित्तीय निर्णय, व्यक्तिगत संबंध, स्वास्थ्य और सीखने के लक्ष्यों में इसी दृष्टिकोण को अपनाया। हर निर्णय, हर निवेश, हर समय की योजना, सबके पीछे उसका दीर्घकालीन उद्देश्य था। रिचर्ड कहते हैं कि दीर्घकालीन सोच के साथ लिया गया रिस्क हमें केवल परिणाम नहीं देता, बल्कि अनुभव और क्षमता भी बढ़ाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब उसने हर रिस्क को अपने विजन से जोड़कर देखा, तो डर कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और निर्णय अधिक स्पष्ट हुए। यह उसे स्थिरता, धैर्य और संतुलन प्रदान करता। एक और महत्वपूर्ण बात, रिचर्ड कहते हैं कि दीर्घकालीन विजन के साथ रिस्क लेने वाले लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीख मानते हैं। अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट्स और व्यक्तिगत अनुभवों में देखा कि हर असफलता उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है, और यही दीर्घकालीन दृष्टि की ताकत है। हर कठिनाई और रिस्क
एक कदम आगे बढ़ने का अवसर बनता है। अर्जुन ने अपनी टीम को भी यही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने टीम को बताया कि हर निर्णय और रिस्क का मूल्यांकन दीर्घकालीन उद्देश्य और विजन के आधार पर किया जाएगा। इससे टीम के सदस्य अधिक सोच समझकर निर्णय लेने लगे और जोखिम लेने में अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। रिचर्ड इसे कहते हैं अलाइंड विजन फॉस्टर्स कलेक्टिव करेज, यानी संरेखित विजन सामूहिक साहस को बढ़ाता है। रिचर्ड इसमें यह भी बताते हैं कि दीर्घकालीन दृष्टि के साथ लिया गया रिस्क केवल सफलता और लाभ तक सीमित नहीं होता। यह हमें अपने चरित्र, धैर्य और निर्णय क्षमता में भी मजबूती देता है। अर्जुन ने देखा कि अब उसके फैसले अधिक संतुलित, स्पष्ट और प्रभावशाली थे। रात के समय अर्जुन अपने बालकनी में खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और उसने महसूस किया कि अब रिस्क केवल तत्काल लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालीन उद्देश्य और विजन के अनुरूप लिया जाता है। उसने अपने आप से कहा, अब हर कदम, हर निर्णय, हर जोखिम मेरे लंबे समय के लक्ष्य के अनुरूप है और यही असली शक्ति है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके अंदर स्थिरता, आत्मविश्वास और दीर्घकालीन दृष्टि की ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि अब हर जोखिम नियंत्रित, उद्देश्यपूर्ण और अवसरपूर्ण बन गया है और इसी एहसास के जैसे कोई नया मार्ग खुल रहा हो, कदम बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहा हो और अनुभव और सीख की यात्रा लगातार जारी है। अर्जुन की सुबह आज बिल्कुल शांत और हल्की धूप के साथ शुरू हुई, लेकिन उसके मन में हलचल और उमंग थी। पिछले हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा, रिस्क, अनिश्चितता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंदरूनी बाधाओं का सामना, रणनीतिक सोच और दीर्घकालीन दृष्टि, उसने उसे अंदर से बदल दिया था। अब समय था इसका अंतिम सबक अपनाने और पूरी यात्रा को एकीकृत करने का। रिचर्ड हैरिस इस हिस्से में बात करते हैं मास्टरिंग रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड लर्निंग, अर्थात सीख को एकीकृत कर रिस्क में महारत हासिल करना। रिचर्ड कहते हैं नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज वेस्टेड, करेज विदाउट रिफ्लेक्शन इज रेकलेस, यानी केवल ज्ञान रखना व्यर्थ है और बिना सोच समझ के साहस दिखाना लापरवाह है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह केवल किताब पढ़ने या विचार समझने तक सीमित नहीं रह सकता। उसे हर सीख को अपने जीवन में उतारना होगा, हर अनुभव से सीखना होगा और हर रिस्क में अपने ज्ञान और अनुभव को लागू करना होगा। देखिए, अर्जुन ने अपनी पिछली यात्रा को याद किया। पहले वह रिस्क लेता था, लेकिन अनुभव को पूरी तरह नहीं समझ पाता था। फिर उसने अनिश्चितता को अपनाना सीखा, भावनाओं को समझा और अंदरूनी बाधाओं का सामना किया। इसके बाद उसने रणनीतिक सोच और दीर्घकालीन विजन को जोड़ा। अब समय था इन सब चीजों को एक साथ लाने का। रिचर्ड इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म्स लर्निंग इनटू मास्टरी, यानी एकीकृत सीख ही वास्तविक महारथ में बदलती है। अर्जुन ने पहला कदम उठाया, अपने जीवन और काम के हर क्षेत्र में इन सबक को लागू करना। उसने अपने पेशेवर प्रोजेक्ट्स में छोटे और बड़े रिस्क को रणनीति, भावनात्मक जागरूकता और दीर्घकालीन विजन के साथ जोड़ा। उसने देखा कि हर निर्णय अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और संतुलित हुआ। रिचर्ड बताते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, यानी लगातार आत्मविश्लेषण। अर्जुन ने रोजाना अपने अनुभवों, निर्णयों और भावनाओं का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने डायरी में लिखा कौन सा रिस्क सफल हुआ, कौन सा असफल और क्यों। यह अभ्यास उसे अंदर से मजबूत और समझदार बनाता था। अर्जुन ने अनुभव किया कि जब उसने हर निर्णय और रिस्क को पढ़े हुए सबक, अनुभव और विश्लेषण के साथ जोड़ा तो डर कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। रिचर्ड कहते हैं रिफ्लेक्टेड रिस्क इज वाइजर रिस्क, यानी विचार किया गया रिस्क ही समझदारी से लिया गया रिस्क होता है। अब अर्जुन ने अपने टीम में भी यह दृष्टिकोण अपनाया। उसने टीम को बताया कि हर चुनौती, हर नया प्रोजेक्ट और हर रिस्क केवल तत्काल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सीख और विकास के लिए भी है। टीम ने इसे अपनाया और धीरे धीरे सभी निर्णय अधिक रणनीतिक, जागरूक और भावनात्मक रूप से संतुलित बन गए। रिचर्ड एक अभ्यास सुझाते हैं इंटीग्रेशन सेशंस। इसमें आप हर हफ्ते अपने अनुभवों को टीम या मेंटर के साथ साझा करते हैं, सीख को समीक्षा करते हैं और अगली रणनीति तय करते हैं।
अर्जुन ने इसे अपनाया। उसने देखा कि साझा चिंतन से नए विचार आए, पुरानी गलतियों की पहचान हुई और भविष्य के फैसले अधिक प्रभावी हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं थी। व्यक्तिगत जीवन में भी उसने अपने निर्णयों, रिश्तों और वित्तीय योजना में इन सबक को लागू किया। हर कदम सोच समझकर, भावनाओं और दीर्घकालीन विजन के अनुरूप उठाया गया, और यह उसे संतुलन, स्थिरता और आत्मविश्वास देता रहा। रिचर्ड का सबसे बड़ा संदेश इस हिस्से में यह था कि रिस्क महारत केवल बाहरी दुनिया में अवसर खोजने तक सीमित नहीं है। यह हमारे अंदरूनी विकास, समझदारी, धैर्य और निर्णय क्षमता का भी मार्ग है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह हर नए रिस्क को अवसर, अनुभव और सीख के रूप में देखता है। अर्जुन की कहानी का अंतिम मोड़ यह था कि उसने अपने पूरे जीवन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। ज्ञान, साहस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रणनीति और दीर्घकालीन विजन का मेल। अब रिस्क केवल डर या अनिश्चितता का मामला नहीं था, बल्कि अनुभव, समझ और अवसर का माध्यम बन गया। रात को अर्जुन बालकनी में खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और उसने महसूस किया कि अब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट, टीम अधिक प्रेरित और हर रिस्क अधिक नियंत्रित और अवसरपूर्ण हो गया है। उसने अपने आप से कहा, अब मैं हर जोखिम को केवल चुनौती नहीं मानता, बल्कि सीख, अनुभव और अवसर के रूप में अपनाता हूं। यही असली ताकत है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों के ज्ञान और प्रेरक सबक आपके जीवन में उतरें, तो हमारे YouTube चैनल बुक डार्क रीडर को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो में हम आपको किताबों के ऐसे ही गहरे और व्यावहारिक सबक देंगे जिन्हें आप अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह सबक कैसे लगा और आपने इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगी। रिचर्ड की किताब का अंतिम संदेश यही है कि रिस्क केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह आपकी सोच, आपका साहस, आपकी समझ और आपकी रणनीति है। अर्जुन ने अपने जीवन में इसे अपनाया और अब वह न केवल साहसी और समझदार है, बल्कि स्थिर, आत्मविश्वासी और प्रेरित भी है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसने महसूस किया कि अब हर कदम, हर निर्णय और हर रिस्क उसके लिए अवसर, अनुभव और सीख बन गए हैं। यही वह अंतिम सबक है जो रिचर्ड हैरिस हमें सिखाते हैं, मास्टरिंग रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो दोस्तों, आज का यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, सीख कभी खत्म नहीं होती। आप भी अपने जीवन में रिस्क को समझें, अपनाएं और इसे अवसर और विकास का साधन बनाएं। और हाँ, बुक डार्क रीडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस तरह हम साथ मिलकर और सीख सकते हैं और हर नई किताब को अपने जीवन में उतार सकते हैं। बारिश की हल्की बूंदों के साथ अर्जुन की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसके सीख और अनुभव आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोलने के लिए हमेशा जीवित रहेंगे।